नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर के लिए संभावित प्रश्न सीरीज लेकर के आ गए हैं और ये आपका पहला सीरीज है। और इसका परीक्षा आपको पता ही होगा 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित होना है। और ये आपका संभावित प्रश्नों का सीरीज है जिसमें हम 50 प्रश्न लेकर के आए हैं। और आपको पता ही होगा जीएस पेपर में कुल 50 क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, लेकिन उसमें रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो आपको मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आइए जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, अनुच्छेद 226 दिया गया धन विधेयक की परिभाषा, जो कि ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, और धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन, 153 में है राज्यों के राज्यपाल, और 124 में है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह राज्य कौन सा है। तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का जो विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश से। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह 1 नवंबर सन 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में इसका सृजन हुआ था छत्तीसगढ़ का। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था ये, और उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। तो उत्तर प्रदेश से पूछा है उत्तराखंड कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है। तो यह है आपका अनुच्छेद 24, डी विकल्प से हो जाएगा। भारतीय संविधान की भाग 3 और अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या खानों या फिर अन्य किसी जोखिम भरे काम पर उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और तो पूछा गया बच्चों के शोषण का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है, तो वह अनुच्छेद 24। चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह था। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन ये पूछा भी गया है, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, और वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछा जाए कितनी है, तो 11 है। अगला प्रश्न है, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह कौन सा अनुच्छेद है। तो वह आपका आर्टिकल 21, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में ये भी है, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 को जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशद रूप से व्याख्यायित किया गया। इसमें समस्त कल्पनीय जो है मानवाधिकार शामिल हो गए, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार। तो आपका अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण इसमें निहित है। और आर्टिकल 21A में है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है। तो ये है कटौती प्रस्ताव। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है, और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नीति कटौती प्रस्ताव, दूसरा आर्थिक कटौती, और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जिन्हें जो है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज
सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या फिर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो उसे ही मनोनीत किया जा सकता है। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या यदि पूछा जाए तो 250 निर्धारित है। इनमें से 238 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 12 ये आपका मनोनीत किए जाते हैं, तो टोटल 250। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 2 से अनधिक। और जो है आपको पता होगा अभी से 104वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा इस प्रावधान को अब निरस्त कर दिया गया, यानी कि अब मनोनीत नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है, करेंट का भी क्वेश्चन हो सकता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक जो सदस्यों को मनोनीत करते थे जो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होते थे, उन्हें कब समाप्त किया गया, कौन से संशोधन के द्वारा? तो 104वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा पाल एपीलबी रिपोर्ट। पाल एच एपीलबी रिपोर्ट जो है अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी, जबकि यहाँ पे जो दिया गया सरकारिया आयोग रिपोर्ट, तो ये केंद्र एवं राज्य संबंधों पर संबंधित है। संथानम समिति रिपोर्ट ये आपका भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित थी। 10वां प्रश्न आपका, दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नगर, दूसरी तरफ स्थानीय निकाय, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सी विकल्प आप देख सकते हैं, गाजियाबाद दिया गया है नगर पालिका परिषद, तो ये आपका गलत है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि नगर निगम है ये। क्या है? तो नगर निगम है ये। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी लखनऊ छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम है, काकोरी नगर पंचायत है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है? तो आरक्षण का आधार लिंग और जाति है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल संख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। और इस अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। और अधिनियम जो है विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल हेतु पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है? तो यह मांडा करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जम्मू कश्मीर में अवस्थित है मांडा, यह करता है। इसी तरह जो है दक्षिणी सीमा में यदि पूछा जाए तो दैमाबाद, और पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर है, और पश्चिमी सीमा में है सुतका गैंडोर द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। ए विकल्प से हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था? तो वह था कन्नौज। बी ऑप्शन से हो जाएगा। हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की थी, और इससे पूर्व हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर था। कहाँ पे था? तो थानेश्वर था। और हर्षवर्धन ने जो है रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका नामक नाटक भी लिखे हैं। 15 नंबर प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है? तो स्वर्ण सिक्का हो जाएगा यहाँ पे। ए ऑप्शन सही होगा। गुप्त अभिलेखों में जो है दिनार का अर्थ हो जाएगा स्वर्ण सिक्का, और वहीं पर जो है रूपक या रूपयक दिया जाए तो वह चांदी यानी कि रजत सिक्के से संबंधित है। रूपक या फिर जो है रूपयक कहा जाता है चांदी के सिक्के को। तो दिनार पूछा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह कौन था? तो वह था सिकंदर लोदी। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने को ध्यान में रखते हुए आगरा को राजधानी बनाया था। उसने भूमि की माप करवाई और इसके लिए गजे सिकंदरी का भी प्रयोग सिकंदर लोदी ने ही किया था।
तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, वह कौन थे? तो ये कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। बी विकल्प सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। औलिया ने यह कथन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को जवाब देते हुए कहा था, और सुल्तान का औलिया से जो है कुछ मनमुटाव हो गया था इस कारण। अगला जो प्रश्न है अब, निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था वह कौन था? तो यहाँ पे जो सही होगा आपका डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि औरंगजेब ने जो है सिख गुरु तेग बहादुर का सरकलम करवाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि सर दिया किंतु सार नहीं दिया। इनकी याद में ही शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण जो है कराया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सही होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे? तो वह थे अबुल हसन। ये विकल्प सही होगा यहाँ पे। चित्रकार अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र, इनको नादिर उल अस्र की जो है पदवी दी गई थी, और अबुल हसन को नादिर उज जमा की पदवी दी गई थी। तो यहाँ पे ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था? तो वास्तविक उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण, यानी कि कमजोर करना। बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था कि बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण करना, और यह 16 अक्टूबर का प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन पूछा जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। इसके पश्चात ही बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गए थे। और 21वां क्वेश्चन है, 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही होगा अलीगढ़। अलीगढ़ के तालुकेदारों का विद्रोह 1814 से 17 ईस्वी में हुआ था, और मालवा में बुंदेलों का विद्रोह जो हुआ था वह आपका 1842 में हुआ था। तो मालवा में बुंदेल के द्वारा विद्रोह किया गया था, और अलीगढ़ में तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। 22वां क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसके साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। डी विकल्प से हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और खिलाफत आंदोलन ये 1919 में शुरू हुआ था, और असहयोग आंदोलन ये आपका 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन पूछा जाए तो 1 अगस्त 1920 को यह शुरू हुआ, और खिलाफत आंदोलन 1919 में। अगला जो प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल कौन था? तो वह था बंगाल। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल बंगाल था, और इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पूछा भी जाता है आनंद मठ किसकी रचना है, तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगला क्वेश्चन है, मुंडा बगावत का नेता कौन था? तो इसके नेता थे बिरसा मुंडा। ये विकल्प सही हो जाएगा। और मुंडा विद्रोह ये आपका 1899 से 1900 में हुआ था, और इसके नेता बिरसा मुंडा थे। और सीदो कानू के द्वारा जो है संथाल विद्रोह किया गया था, जो कि 1856 में यह विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयाण का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी विकल्प, टी.एस. तिरुमाम्बू। गुरुवायूर सत्याग्रह का जो प्रारंभ हुआ था वह 1 नवंबर 1931 से जो है के केलप्पन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो के केलप्पन के द्वारा किया गया था। और इसमें प्रसिद्ध कवि थे टी सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू। इनके द्वारा 16 स्वयंसेवकों के एक जत्थे का नेतृत्व किया गया था। और इस आंदोलन के अन्य नेता ए के गोपालन थे, मन्नथ पद्मनाभन थे,
और ENP दामोदरन थे। तो ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पे TS तिरुमाम्बू सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वह था। तो यह हुआ था 1972 में, ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी वह है। तो यह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी और इनमें जो है संस्थापक सदस्यों में एनी बेसेंट का भी जो है नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। निम्नलिखित व्यक्तियों में जिस पर उपर्युक्त कथन चरितार्थ होते हैं वह कौन है। तो आपको जो है पता चल गया होगा, ये है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कांग्रेस के जो है बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सूरत फूट जो कि 1907 में हुआ था, उसके बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। वे गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था। तो 1942 हो जाएगा, सी विकल्प। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इस मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में भारत का सहयोग पाना। और 30वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वह थे। तो वह थे लॉर्ड रिपन, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में, किसके द्वारा, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में देसी समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने हेतु वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था और लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन यानी कि इसको खत्म किया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है निरसन यानी कि खत्म किसने किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो लॉर्ड रिपन ने। शुरू किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन ने 1878 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था। तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी विकल्प से हो जाएगा। 1939 में जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे और यह कॉन्फ्रेंस लुधियाना में हुआ था। 32वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो वे थे आचार्य विनोबा भावे, डी विकल्प से हो जाएगा। और ये आंदोलन वर्ष 1951 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश जो कि वर्तमान में तेलंगाना हो गया है कि पोचमपल्ली ग्राम से ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा पत्र था जिसे 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया। तो वह पत्र था नवजीवन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1932 में नवजीवन समाचार पत्र के बंद होने के पश्चात गांधी जी ने अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक एवं गुजराती में हरिजन बंधु का प्रकाशन किया और हरिजन का प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था वह 11 फरवरी 1933 को। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा, नवजीवन। 34वां क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और 35 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिन्होंने संभाला वह थे, तो वह थे अब्बास तैयब जी, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में प्रारंभ हुआ, इसके दौरान गांधी जी के गिरफ्तार जो कि गांधी जी गिरफ्तार हुए थे 5 मई 1930 को। गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व का भार अब्बास तैयब जी ने संभाला। उनकी भी गिरफ्तारी हो जाने के बाद सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किए थे। और अगला प्रश्न देखते हैं कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक कौन थे। तो वह थे भगवती चरण बोहरा। सी विकल्प से हो जाएगा। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक भगवती चरण बोहरा थे। महात्मा गांधी जो है द कल्ट ऑफ बम के लेखक के प्रत्युत्तर में ही चंद्रशेखर आज़ाद की सलाह पर बोहरा ने यह लेख लिखा था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया। तो वह 1929 बी विकल्प से हो जाएगा। वर्ष 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य निर्धारित किया था और यह लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में निर्धारित किया गया था एवं 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो अधिवेशन पूछा गया है लाहौर अधिवेशन 1929 से हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन के चलते। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप उत्पन्न स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की और आगे चलकर यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बन गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों को पूर्वापर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, फिर है सहयोग आंदोलन, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता होगा यहाँ पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था 1930 में। उसके बाद खिलाफत आंदोलन ये आपका 1919 में शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तो क्रम से यदि देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है आपका दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह है, तो वह आपका लाल रंग, ये विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है, तो यह नाभिकीय संलयन का परिणाम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाला नाभिकीय संलयन है और सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना है तथा इसके भीतर के भाग का ताप करीब जो है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है और इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत होता है। तो यहाँ नाभिकीय संलयन सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है दांत कर्बूरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहता है, तो फ्लोरीन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पेयजल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा वह दंत क्षरण को रोकती है जबकि इसकी 1.5 ppm मात्रा दांतों के कर्बूरित यानी कि पीलापन होने का कारण होता है। तो ये ऑप्शन सही होगा फ्लोरीन। 43वां क्वेश्चन है हृदय कब विश्राम करता है, तो हृदय आपका डी ऑप्शन यहाँ जो सही होगा दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। वयस्क मनुष्य में हृदय सामान्यतः देखा जाए तो 72 से 75 बार प्रति मिनट ये धड़कता है और हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलता काल कहलाता है। तो हृदय पूछा है कब विश्राम करता है, तो यदि ऑप्शन में रहता है 2 धड़कनों के बीच तब से होता, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो वह है वृक्क। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। जब वृक्क रोगग्रस्त या किन्हीं कारणोंवश जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है और रुधिर को साफ नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में ब्लड को साफ करने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता होती है और डायलिसिस की प्रक्रिया में अपोहक यानी कि डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है जो कि कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिक यानी कि किडनी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ अणु दिया गया है, दूसरी तरफ तत्व दिया गया है। तो विटामिन B12 तो हो जाएगा आपका कोबाल्ट यानी का दूसरा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा आयरन, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। उसके बाद क्लोरोफिल, ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, और चाल्कोपाइराइट में क्या पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा कॉपर। डी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा पहला, और डी का तीसरा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 आप देख सकते हैं, पहला ही विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती है। तो गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। 47वां क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, तो यह है बहुउपयोगी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। सामाजिक वानिकी हेतु बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। और 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मीन कौन सी है, तो मीन इसमें आपका फ्लाइंग फिश होगा, बी ऑप्शन। फ्लाइंग फिश हो गया, कैट फिश हो गया, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ये सभी वास्तविक मीन यानी कि वास्तविक मछली हैं, जबकि क्रे फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश और उसमें आपका जेली फिश भी आता है, ये जो है आपका वास्तविक मीन नहीं है यानी कि मछली नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है, तो यह है पेरेग्रीन फाल्कन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इसको फाल्को पेरेग्रिन्स भी कहते हैं। ये पक्षी जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, खासी जनजाति दिया गया सिक्किम। तो खासी जनजाति सिक्किम में नहीं बल्कि कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय में। गारो, खासी, जैंतिया, इन्हीं के नाम पे पहाड़ी भी है और जनजातियाँ भी ये मेघालय की हैं। तो खासी कहाँ की है, मेघालय की। ये सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती हैं, संथाल झारखंड में, और टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो ये था आपका जो है जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस के संभावित क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में जो है पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।